हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अमरदीप और आप सबका ग्लोबल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमरदीप सर में स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ा था, जो कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। शॉर्टली इसको हम लोग बोलते हैं वीवीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर का कुछ स्ट्रैटेजी बता देना चाहता हूँ। वो ये कि इसके बाद कितना टॉपिक है और कितना समय लगेगा। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके बाद टोटल 4 टॉपिक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जोड़ करके 4 टॉपिक है और टोटल 8 से 10 क्लास लगेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को 2 क्लास में ख़त्म कर देंगे, आज और अगले क्लास में, और 2 क्लास हाइब्रिडाइजेशन, 2 क्लास वेस्फर थ्योरी और 3 से 4 क्लास आपका एमओटी। टोटल 9 से 10 क्लास में ये आपका खत्म हो जाएगा। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग का ये जो 4 टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से भी अगर कवर किया जाए, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी अगर 3-4 टॉपिक को अगर अच्छे से कवर कर लिया जाए तो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। और इसके लिए आपको मन लगा करके सीखने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आप लोग इसको ध्यान से और फोकस्ड होकर के देखेंगे। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने हेडिंग लगाया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्टली इसको वीवीटी। अब सवाल ये कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इससे संबंधित वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया है। ठीक है, कैसे होता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर सेम फेज में ओवरलैप करें, सेम फेज में, मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा, पहले वर्ड समझा देता हूँ। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ सेम फेज में ओवरलैप करें और उस एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन हो वो अपोजिट स्पिन में हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो, अपोजिट स्पिन में हो, तो इसके कारण कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिंपल सी बात है, 2 पॉइंट पे जोर देने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट ये कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन में जब 2 ऑर्बिटल को ओवरलैप करा रहे हैं तो दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ सेम फेज में होना चाहिए। पहला फेज सेम होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो आप एटॉमिक ऑर्बिटल ला रहे हो, ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, अपोजिट स्पिन में, एक क्लॉकवाइज में तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में, और तब ओवरलैप होगा सेम फेज में। तो इसके कारण जो बॉन्ड बनेगा वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्लियर है, इससे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो पहले इसके थ्योरी इसको मैं लिखता हूँ। क्या होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है कैसे, व्हेन लिखेंगे जब 2 अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स having oppositely spinning electrons overlap with each other, एक दूसरे के साथ किस फेज में, इन सेम फेज। मैंने लिखा कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, टेक्स प्लेस, जब 2 अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अपोजिटली स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपोजिटली स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ओवरलैप, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है, इन सेम फेज कैसा होना चाहिए, सेम फेज होना चाहिए। तो इसके कारण क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं समझ लो कि एक हम ऑर्बिटल लेके आए, ऑर्बिटल एक बॉक्स होता है, इसमें मान लो कि हम एक और इलेक्ट्रॉन लेके आए, ठीक है, ये मान लो क्लॉकवाइज में लेकर आए, ठीक है, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है AO1 है, फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल। एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल लाए, मान लो कि ये है आपका दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, उसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपोजिट स्पिन में लाने के लिए हमने क्या किया, एरो को नीचे लगा दिया, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपका दूसरा है, ठीक है, दोनों को लाए। और अब क्या है कि मान लो कि इसका जो ये दोनों लाए, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट, एटॉमिक ऑर्बिटल सेकेंड, और दोनों को सेम फेज में हम लोग ओवरलैप कराएं, सेम फेज साई A प्लस बी, मतलब इसका मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन, इसका वेव फंक्शन अगर मान लेते हैं साई ए, इसका वेव फंक्शन मान लेते हैं साई बी, तो सेम फेज में कराने का मतलब हुआ साई ए प्लस बी। अगर अपोजिट फेज में कराना होता तो साई ए माइनस बी होता, ठीक है। तो अगर, ठीक है, फेज क्या है मैं ये समझाऊंगा। तो अगर
अगर ओवरलैप होता है तो ओवरलैप के कारण क्या होगा कि ओवरलैपिंग के कारण जो इलेक्ट होगा वो ये हो जाएगा। और मान लो कि ये जो है ए का एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ए एलिमेंट है, ये बी का एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो क्या होगा कि ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे यही कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन। अब मैं समझाता हूँ कि ये सेम फेज अपोजिट फेज का मतलब क्या होता है। जैसे आपको पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग है, मैं कह रहा हूँ कि सेम फेज में होना चाहिए। आपको पता हो कि एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव के रूप में घूमता है, और वेव का याद करो फेज होता है, वेव का फेज होता है। तो अगर जैसे अगर मान लो कि एक वेव मैं बना रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये जो इस इलेक्ट्रॉन का वेव मान लो ऐसा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये प्लस माइनस है ना, ये फेज हो गया, ये प्लस ये माइनस फेज। और इसका अगर देखा जाए तो इसका भी सेम फेज होना चाहिए। सेम फेज का मतलब ये पहला वाला प्लस, एक बाद वाला माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। और इन दोनों के बीच अगर ओवरलैपिंग होगा तो ओवरलैपिंग के बाद क्या बनेगा, ओवरलैपिंग से क्या होगा कि जब प्लस प्लस ओवरलैप करेगा तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। आप लोग ऐसा साउंड वेव वगैरह में फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। तो क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड अगर बढ़ेगा ऐसे, इसका नीचे वाला का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो अगर ऐसा ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, मतलब सेम फेज में ओवरलैपिंग होता है, तभी जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ऐसा वीवीटी मानता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो ऐसा वीवीटी कहता है कि अगर सेम फेज में ओवरलैपिंग होगा तभी जाकर के कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, थोड़ा और मैं क्लियर करता हूँ। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का जैसे हम लोग शेप अगर पढ़ते थे, जैसे मान लो पी एक्स का शेप, तो पी एक्स का शेप क्या होता था, डम्बेल होता था। तो डम्बेल का जो पॉइंट होता है वो ओरिजिन पे होता था। डम्बेल का एक लोग निगेटिव की तरफ होता था, एक लोग पॉजिटिव की तरफ होता था। तो वैसे ही समझो ना, निगेटिव वाला हो गया नेगेटिव फेज, और पॉजिटिव वाला मतलब एक दूसरा फेज पॉजिटिव फेज हो गया। तो अगर मान लो कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल को अगर हम लोग ओवरलैप करा रहे हैं, तो इसका मतलब कि सेम फेज में ओवरलैप कराना पड़ेगा। मतलब प्लस को प्लस के साथ ओवरलैप करा सकते हैं, माइनस को माइनस के साथ ओवरलैप करा सकते हैं। जैसे प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो प्रैक्टिकली जैसे ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो कि हम एक पी ऑर्बिटल लाते हैं, अब ऐसे डंबल शेप होता है ऑर्बिटल का ऐसे, ठीक है। और इसमें मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों के बीच एक ऑर्बिटल लाते हैं, एक दूसरा ऑर्बिटल है, मान लो ये, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में होना चाहिए, अपोजिट फेज में, इसलिए नीचे देखो एरो लगा दिए हम। ये मान लो प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये देखो प्लस प्लस है, मतलब फेज दोनों का क्या है, सेम ओवरलैपिंग जब कराने जा रहे हैं तो, ठीक है। और अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के कारण क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल होगा इन दोनों के कारण। क्योंकि वीवीटी को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, वीवीटी के अकॉर्डिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अपोजिट स्पिन होना चाहिए, अपोजिट स्पिन में भी है, और फेज क्या है, दोनों का सेम है, प्लस प्लस, ठीक है। ये माइनस ए प्लस, आपको ये सब पता होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि अगर ऐसा है, अगर मान लो कि दो ऑर्बिटल को अगर हम लाएं, ठीक है, दो ऑर्बिटल को अगर हम लोग लेकर आए, ये मान लो कि अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो अपोजिट स्पिन में कोई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फेज अपोजिट हो गया, ये माइनस है, ये मान लो प्लस है, ठीक, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अपोजिट अपोजिट स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फेज क्या है, फेज अपोजिट हो गया, सेम फेज नहीं, डिफरेंट फेज हो गया, फेज डिफरेंट। इसका मतलब कि प्रैक्टिकली देखा गया कि नो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। इवन अगर ऐसा भी हो, फेज अगर सेम हो, अगर मान लो फेज सेम है, जैसे ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस, सेम फेज है, लेकिन अगर मान लो कि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में, इसके साथ पास भी जो अनपेड इलेक्ट्रॉन वो भी मान लो क्लॉकवाइज में है, तो अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण भी नो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये प्रैक्टिकली देखा गया है, ऐसा नो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो वीवीटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के लिए दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये कि जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल, उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है अनपेड, उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। और दूसरा बात ये कि जब ओवरलैप हो तो ओवरलैप का जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए, सेम फेज में होना चाहिए, तभी जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग का नेचर कैसा है, ये सब मैं आगे दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि ओवरलैपिंग कैसे होता है, किस सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, ये सब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज हम लोग सिंपली ये जानेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बारे में। तो पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी जानते हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर इससे रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड
एंड क्या और भी हम लोग लिख सकते हैं, और बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की मजबूती और बॉन्ड एनर्जी, जितना ज़्यादा बॉन्ड मजबूत होगा, स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड का, उस बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बोले चाहे बॉन्ड एनर्जी बोले, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड है। इसके बाद आते हैं, अब हमको ये देखना है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, या बॉन्ड एनर्जी है, वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। मतलब ऐसा बॉन्ड स्ट्रेंथ होने के, बॉन्ड का स्ट्रेंथ मजबूत हो या बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो, ज़्यादा होने के लिए मतलब कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार है। तो पहला सबसे बड़ा फैक्टर है एक्सटेंट ओवरलैपिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ओवरलैपिंग, एक्सटेंट का मतलब होता है मात्रा, ठीक है, ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के एक्सटेंट पर ये डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर ओवरलैपिंग अच्छा होगा, ओवरलैपिंग का मात्रा बढ़िया होगा, ओवरलैपिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उससे बनने वाला बॉन्ड की जो मजबूती होगी वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और बॉन्ड की मजबूती अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगी जिसका मतलब बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो एक्सटेंट ओवरलैपिंग पर डिपेंड करेगा। अब सवाल है कि सर ये तो समझ में आ गया कि एक्सटेंट ओवरलैपिंग मतलब ओवरलैपिंग का मात्रा अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा या बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। अब सवाल ये है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है, ओवरलैपिंग की जो मात्रा है वो किस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग एक्सटेंट ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से इसके बारे में देखते हैं। तो पहला चीज़ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग शॉर्टली एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। इसको थोड़ा समझते हैं कैसे, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये कैसे। तो जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन को कहते हैं, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ सेल होता है। तो मेरा ये कहना है कि सेल का संख्या मतलब अगर जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, सेल का संख्या जितना ज़्यादा होगा, ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट होगा ना उतना ही कम होगा। कैसे, इसको समझते हैं। जैसे जैसे आप ये समझो कि मान ओवरलैपिंग तो अभी से दो ऑर्बिटल के बीच होने वाला है, ठीक है। तो अगर मान लो कि सेल छोटा है, तो छोटे छोटे सेल और छोटे सेल में जब ओवरलैपिंग होता है, छोटा सेल किसको बोलेंगे हम लोग, जब एन का वैल्यू कम है, मतलब पहला दूसरा तीसरा सेल ये सब छोटा सेल होगा। जैसे जैसे दूर हम लोग जाएंगे सेल का जो साइज है वो बढ़ेगा। तो छोटा सेल अगर है तो छोटे सेल और छोटे सेल के बीच में ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट होगा, मात्रा जो होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि साइज छोटा है। साइज छोटा है तो ओवरलैपिंग बढ़िया होगा, और साइज अगर मान लो कि बड़ा है तो ओवरलैपिंग क्या होगा, वहाँ कमज़ोर होगा। आप ऐसे समझो, एक छोटा सा मतलब मान लेते हैं कि मान लो कि मान लो एक ऑर्बिटल इतना साइज का है, ठीक है, एक उंगली मान लो, ये उंगली ठीक है साइज का है, और एक ऑर्बिटल जो मान लो इस पेन के साइज का है। तो आपको नहीं लगता है कि बड़ा साइज होने के कारण इन दोनों के बीच में जब ओवरलैपिंग होगा तो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर जितना, अगर मान लो छोटा साइज का है, अगर छोटा साइज का है तो छोटे साइज और छोटे साइज के बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग, एक इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग के कारण क्या होगा कि जो एक्सटेंट इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। और इफेक्टिव ओवरलैपिंग कब हो रहा है, ठीक है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग कब होगा, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो, कम है तो ये ज़्यादा है, तो इसका होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब लोअर जो ऑर्बिटल होगा, या हाँ लोअर ऑर्बिटल ही जो होगा वो उसको उसके बीच ओवरलैपिंग अच्छा होगा, एक्सटेंट ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, आप ऐसे समझ लेना, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखते हैं, दूसरा डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करेगा कि ऑर्बिटल का जो है ना, ऑर्बिटल जो आपका है उसका डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए कि अगर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें एस, पी और डी में डी का जो है ना डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा होता है। एस तो आपको पता होगा, एक्स तो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है। एस क्या है आपका, नॉन डायरेक्शनल है, एस आपका नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि स्फेरिकल शेप होता है ना तो नॉन डायरेक्शनल होगा। पी आपका क्या है, डायरेक्शनल है, पी और डी क्या है, पी एंड डी ये सब क्या है, डायरेक्शनल आपका ऑर्बिटल है। तो डायरेक्शनल होने के कारण क्या ओवरलैपिंग क्या होगा, अच्छा होगा। आप ऐसे समझो कि कोई ऑर्बिटल जो खास डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, सजा हुआ है, तो
दूसरा ऑर्बिटल अगर उससे ओवरलैपिंग करेगा, खास अगर डायरेक्शन में ही आकर के, तो क्या होगा कि उनके बीच ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगा, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करेगा। और अगर मान लो कि कोई अगर नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शन जैसे ऐसा आपका नॉन डायरेक्शनल स्फेरिकल शेप होने के कारण, तो अगर स्फेरिकल शेप है तो नॉन डायरेक्शनल अगर वो है, तो नॉन डायरेक्शनल होने के कारण क्या होगा कि ओवरलैपिंग बढ़िया नहीं हो पाएगा, और ओवरलैपिंग बढ़िया नहीं हुआ इसका मतलब कि ओवरलैपिंग कम हुआ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। तो एसपीडी में सबसे डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक में रहता है, डी में रहता है, उसके बाद पी में, और सबसे कम एस में। एस तो आपका सीधा नॉन डायरेक्शनल है। तीसरा जो फैक्टर है, तीसरा महत्वपूर्ण है ये इनर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। जैसे इनर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। इनर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे, अगर मान लो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है, तो जब ओवरलैपिंग होगा तो ओवरलैपिंग से क्या होता है, ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो हमको लगता है कि अगर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है, तो जब ओवरलैपिंग होगा तो ओवरलैपिंग के समय क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन, इनर वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपल्सन के कारण जो है ओवरलैपिंग को डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब ओवरलैपिंग अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इनर वैलेंस मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या जितना ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होने से क्या होगा कि जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करने के लिए अप्रोच करेगा, एक दूसरे के नज़दीक आएगा, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो ओवरलैपिंग बढ़िया नहीं हो पाएगा, इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या जितना ज़्यादा होगा, ओवरलैपिंग उतना कम होगा, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और ओवरलैपिंग जितना खराब होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही खराब होगा। अच्छा, पहला फैक्टर तो एक्सटेंट ओवरलैपिंग, और दूसरा फैक्टर है, इसी से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। दूसरा आपका फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अर्थात ईएन डिफरेंस। क्योंकि हम ईएन डिफरेंस के बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें क्या इसको बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल में हमने आपको पढ़ाया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उनके बीच में आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है, उनके बीच में आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, इसका अर्थात कोवेलेंट करेक्टर कम होगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा। और आयनिक बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, तो इसका मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, अब इस पे आते हैं, इस पे हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशंस करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर लगा करके, एच सिंगल बॉन्ड एच, अगर मान लो लिथियम सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और लिथियम सिंगल बॉन्ड लिथियम, हमको निकालना है बॉन्ड स्ट्रेंथ, इन तीनों में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो किसका ज़्यादा किसका कम होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। आप भी जो आपको फैक्टर पढ़ा है उसको दिमाग में अच्छे से रखें। अब देखते हैं इसके बाद, जैसे हाइड्रोजन ये 1s, ये भी आपका क्या है 1s है, ठीक है। लिथियम ये आपका 2s है, इसका 2s, इसका कितना होगा 1s, लिथियम का ये 2s, ये 2s। तो अभी हम लोग पढ़े क्या, अभी हम लोग पढ़ें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये 2 2 है, ये 2 1 है, ये 1 1 है। तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो रहा है कि इधर से इधर जाने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्यों बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, क्योंकि इधर से इधर जाने पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इधर से इधर जाने पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर घट रहा है, ठीक है। एन डिक्रीजेस, ऐसे लिख सकते हो, ऊपर में ऐसे लिख देते हैं, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिक्रीजेस, इसलिए है ना, इधर से इधर जाने पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर घट रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इधर इंक्रीजेस। इसलिए आप ये भी बोल सकते हो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस बोलो चाहे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीजेस। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे एच एफ, ठीक है, HCl, HBr और HI, इन चारों में अगर हमको बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें या बॉन्ड एनर्जी की मैं बात करूँ, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन का 1s, ठीक है, 1s मतलब 1s का मतलब पहला सेल N1, और आयोडीन का कितना, पाँचवा N5 के बीच ओवरलैप हो रहा है, इसका N1 N4 के बीच में ओवरलैप हो रहा है, इसका N1 N3 के बीच ओवरलैप हो रहा है, इसका N1
और N2 के बीच में ओवरलैप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ऑर्बिटल का साइज क्या हो रहा है, नीचे ऊपर से नीचे आने पे ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे आने पे, मतलब ऊपर से नीचे अगर आ रहे हैं तो n का वैल्यू क्या हो रहा है, n इंक्रीजेज। n की इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका होता है कि नीचे से ऊपर जाने पे आपका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज या बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ये हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, थर्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और वर्सेस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन को बाद देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। अच्छा, सबसे पहला चीज़ ये कि अब हमको यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी अगर हमको मतलब चेक करना है कि किसका ज़्यादा किसका कम, तो लगाते हैं फैक्टर। सबसे पहला चीज़ ये कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड हम लोग देखें, सेकंड फैक्टर था हमारा डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़, आपको याद होगा, ठीक है। तीसरा आपका था इनर्स वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ठीक है। और फिर हम लोग देखे थे चौथा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन, तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये सब सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, जिसका मतलब इसका 2p तो भाग लेगा, इसका भी 2p, इसका भी 2p, इसका भी 2p, इसका भी 2p, सब में हाइड्रोजन है 1s, 2p 1s, 2p 1s, मतलब 1s और 2p, मतलब 1s 2p, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, कांस्टेंट है सबके लिए, क्योंकि इसका 2s, सॉरी इसका 1s 2p, इसका 1s, इसका 2p है ना, इसका 2 वही 2s, सॉरी 2p 1s वही चीज़ हो गया, 2p 1s, तो क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये तो कांस्टेंट हो गया, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें लगेगा नहीं। अच्छा, इनर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ये हो सकता है, जैसे अगर इनर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो सकता है इसमें, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से बड़ा एक फैक्टर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। आप देख सकते हो डेल्टा एक्स अगर निकालोगे तो इसका 2.5, इसका 2.1, तो इसका मतलब 0.4 आएगा, इसका 3.0, इसका 2.1, तो 0.9 आएगा, इसका 3.5, इसका 2.1, तो इसका 1.4 आएगा, और इसका आएगा 1.9, 4 में से 2.1 घटाएंगे तो 1.9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डेल्टा एक्स जो है वो इंक्रीजेस क्या है, लार्जली, इसलिए एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, इंक्रीजेस, मतलब इधर से इधर ही जाने पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा एवरेज बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि CH NH OH और FH में जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो फ्लोरीन हाइड्रोजन का ज़्यादा होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से सबसे कम कार्बन हाइड्रोजन का होगा। अब इसको हमको इसके साथ लगाना है, ठीक है, हाइड्रोजन को इसके साथ लगाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ देखते हैं ज़रा। जैसे इन चारों में 1s2p ओवरलैपिंग था, 1s2p के बीच में ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, सबके चारों में सेम है। इसमें अगर देखेंगे तो ये 1s है, ये भी 1s है। तो अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला अगर फैक्टर लगाए अगर हम लोग, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फैक्टर के अकॉर्डिंग इसका जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा इन सब से, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा एक्स, ये तो जीरो हो जाएगा, डेल्टा एक्स यहाँ जीरो, और इन सब में कुछ ना कुछ है, तो इस हिसाब से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से देखें तो ये सबसे कम हो जाएगा, मतलब कार्बन हाइड्रोजन से भी पहले आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल ये है कि यहाँ पे दो फैक्टर एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है। पहला चीज़ ये कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के हिसाब से फैसला करें तो ये सबसे ज़्यादा, फिर ये सबसे कम होता। लेकिन अगर हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से देखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से तो ये 1s 1s है 1s है, तो इस हिसाब से ये सबसे क्या होना चाहिए, ज़्यादा हो जाना चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये जो है आपका ये, तो यहाँ पे कह सकते हो कि भी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फैक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस का जो फैक्टर है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 1 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा है, 1.1 से ज़्यादा है, इसमें तकरीबन 2 के बराबर है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो इन दोनों में ज़्यादा होने के कारण ये दोनों, ठीक है, इन दोनों का बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो ये जाकर क्या होता है कि ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में सेट करता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन हाइड्रोजन
उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तब जाकर के हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सेट होगा, उसके बाद नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और सबसे कम कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। इसमें हमको बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें एक चीज़ तो कॉमन है, एक चीज़ कॉमन है। पहला चीज़ क्या क्या कॉमन देखते हैं, जैसे 2p सब में ओवरलैपिंग हो रहा है, कांस्टेंट है। कार्बन का 2p, नाइट्रोजन का 2p, ये भी इसका भी 2p, फ्लोरीन का भी 2p के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये जो कि कांस्टेंट है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से फैसला नहीं होगा। पहला चीज़ तो ये। दूसरी बात ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, जो हम लोग फैसला इससे पहले कर रहे थे, ये जीरो है सब में अगर देखा जाए तो जीरो है, जो कि क्या होगा, कांस्टेंट है, ठीक है। ये 2.5 तो अब ये से कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। मतलब अगर देखा जाए तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या होता नहीं है, नाइट्रोजन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, याद करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में दो होता है, एक ऑक्सीजन के पास 2 होता है, तो 2 है ना। फ्लोरीन के पास 3 होता है, फ्लोरीन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इधर से इधर जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे, ठीक है, क्या हो रहा है कि एज क्या बोल सकते हैं, इंटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेस, बढ़ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने से क्या होगा, इधर से इधर जाने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पड़े थे इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा रिपेल करेगा, ओवरलैपिंग का मात्रा उतना कम होगा, ओवरलैपिंग जितना कम होगा उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ही कम होगा। तो इसलिए लिख सकते हैं कि एवरेज बॉन्ड एनर्जी जो होगा, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, तो डिक्रीजेज, क्योंकि इन्वर्सली है, डिक्रीजेज, ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। और ठीक है, इस तरह से। और एक चीज़ हम लोग पढ़े थे, कैटनेशन पावर, याद होगा कैटनेशन, जैसे कि कार्बन का कैटनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होता है, हम ऐसा पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़ेंगे। कैटनेशन का मतलब होता है कि किसी एलिमेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसके द्वारा वो एलिमेंट सिंगल डबल ट्रिपल, या है ना, सिंगल डबल ट्रिपल इन सारे बॉन्ड से जुड़ता है, तो इसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटनेशन प्रॉपर्टीज़। तो कैटनेशन जो प्रॉपर्टीज़ होता है, कैटेनेशन जो प्रॉपर्टीज़ होता है, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। कैटनेशन जो प्रॉपर्टीज़ होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जितना ज़्यादा होगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उस एटम का कैटनेशन प्रॉपर्टीज उतना ही ज़्यादा होगा, अर्थात वो एटम ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड को जोड़ करके लंबी से लंबी चेन बना सकता है, सिंगल डबल ट्रिपल सबसे जुड़ सकता है, जिसको हम बोलते थे कैटनेशन प्रॉपर्टीज़। और देखो इसमें अगर देखा जाए तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, और हमको पता है कि कार्बन का कैटनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होता है ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी के ज़्यादा होने के कारण। बस पता चले, क्योंकि कार्बन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग देखे होंगे तो कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन सबसे जुड़ता है, और साथ ही साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ जुड़ के लंबा लंबा चेन भी बनाता है, तो इसके कारण इसका कैटनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है हेलोजेंस का, लेते हैं हम लोग, हेलोजेंस एंड बॉन्ड एनर्जी। हेलोजेंस एंड बॉन्ड एनर्जी। हेलोजन किसको बोलते हैं, 7A ग्रुप को बोलते हैं। तो हेलोजेंस में जैसे 7A पहले लिख लेते हैं, 7A फ्लोरीन, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो इसमें देखते जरा, इसमें हमको बॉन्ड एनर्जी डिसाइड करना है कि बॉन्ड एनर्जी किसका ज़्यादा किसका कम होगा। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें 2p ओवरलैपिंग है, इसमें 3p, इसमें 4p, इसमें 5p। ऑब्वियस है, नीचे से ऊपर जाने पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब n डिक्रीजेस। और n के घटने से ओवरलैपिंग क्या होगा, इंक्रीजेस, है ना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीजेस, बढ़ेगा। और ओवरलैपिंग अगर बढ़ेगा, उसकी मात्रा बढ़ेगा, तो ऑब्वियस है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी
इंक्रीजेस, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीजेस, नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ेगा। लेकिन ठीक है, ये हम लोग डिसाइड किए एन के हिसाब से कि एन जैसे से बढ़ेगा और एन डिक्रीजेस, नीचे से ऊपर जैसे जाने पे एन डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ओवरलैपिंग बढ़ेगा और ओवरलैपिंग बढ़ने से बॉन्ड का स्ट्रेंथ मजबूत होगा, बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी ज़्यादा होगा, ये ठीक है। लेकिन जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है वो देखने से ऐसा लग रहा है फ्लोरीन का ज़्यादा, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का और सबसे कम हमारा आयोडीन का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लोरीन का जो है एबनॉर्मली, फ्लोरीन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो अचानक से घट करके वो इतना घट जाता है कि वो क्लोरीन से भी कम नहीं बल्कि ब्रोमीन से भी क्या होता है, ब्रोमीन से भी कम हो जाता है, मतलब ब्रोमीन के नीचे जाकर सेट होता है। क्यों होता है इसको जरा समझते हैं। अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि नीचे से ऊपर जाने पे साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर दो फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन है अगर, ठीक है, दो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का छोटे साइज होने के कारण क्या होगा कि इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन होगा, हालांकि इसमें अगर सब में देखा जाए तो फ्लोरीन के पास तीन तीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है हर फ्लोरीन के पास। तो छोटे साइज, फ्लोरीन का छोटे साइज होने के कारण क्या हो रहा है कि इसके इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, और इंटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि इंटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि इसके बीच का जो बॉन्ड की जो मजबूती है, जो स्ट्रेंथ है, वो घट जाता है, कम हो जाता है, और इतना कम कि वो क्लोरीन ब्रोमीन से भी कम हो जाता है। क्यों, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, लिखेंगे ऐसे, एक्सट्रीमली क्या है, स्मॉल साइज ना, स्मॉल साइज ऑफ सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड में सबसे छोटा होता है, याद होगा आपको, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है, तो सेकेंड पीरियड में एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ सेकेंड पीरियड, ठीक है, और हाई चार्ज डेंसिटी, साथ ही साथ क्या है, हाई चार्ज डेंसिटी भी है, हाई चार्ज डेंसिटी, वो छः अनपेड जो इलेक्ट्रॉन है, छः जो तीन पेड इलेक्ट्रॉन जो है, हाई चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण क्या होगा, इंटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगा, हाई चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण क्या होगा, इंटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज करेगा, इसलिए है ना, इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करने से इसका जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज, इसलिए बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ओवरलैपिंग की जो मात्रा है वो कम हो जाएगा, ओवरलैपिंग जितना खराब होगा बॉन्ड एनर्जी उतना ही कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसलिए फ्लोरीन का देखा जाए तो फ्लोरीन का क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी कम, तो इस ध्यान रखने की जरूरत है कि हेलोजन में अगर बॉन्ड एनर्जी की हम लोग बात करें, एक्स सिंगल बॉन्ड एक्स, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसके बीच का होता है, क्लोरीन का बीच का होता है, उसके बाद ब्रोमीन के बीच में होता है, उसके बाद फ्लोरीन के बीच में होता है, और सबसे कम आयोडीन के बीच में होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट लेकिन अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ कि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसका और कम किसका अगर हम लोग बात करें, तो कई बार बच्चे ऐसे याद रखते हैं कि जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा, तो वो इस हिसाब से इसको ट्रेंड में लगाना चाहता है, लेकिन गड़बड़ा जाइएगा इस बार, क्योंकि बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड लेंथ ऑब्वियस अगर हम लोग देखेंगे तो बॉन्ड लेंथ आपका सबसे ज़्यादा किसका होगा, आयोडीन का ही होगा, सबसे ज़्यादा आयोडीन का होगा, I2 का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, उसके बाद ब्रोमीन का होगा, उसके बाद क्लोरीन का होगा, उसके बाद आयोडीन का होगा, सॉरी फ्लोरीन का होगा, सबसे कम फ्लोरीन का होगा, ठीक है, सबसे कम किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। तो हम, हालांकि हम लोग पढ़ते हैं इन जनरल ये कि इन जनरल ये कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, या बॉन्ड एनर्जी लिख देते हैं इसको, बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड का लंबाई जितना छोटा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ही ज़्यादा होता है, ये जनरली है, यहाँ पर लोग नहीं लगा सकते, सोचते हैं क्यों नहीं लगा सकते, जैसे ये बॉन्ड एनर्जी तो आपको क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज़ बताओ कि बॉन्ड की जो लंबाई है वो किस पर डिपेंड करता है, ऑर्बिटल के साइज पर डिपेंड करता है, तो अब ये से यहाँ ये जो बॉन्ड एनर्जी घटा है, फ्लोरीन का जो घट करके ब्रोमीन से भी कम हो गया, मतलब फ्लोरीन का और भी कम हो गया, ठीक है, ब्रोमीन से घट करके फ्लोरीन पीछे चला गया, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से क्या हो रहा है,
इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ओवरलैपिंग कमजोर हो रहा है, ओवरलैपिंग कमजोर हुआ है। हम ये नहीं बोले कि बॉन्ड जो है वो इसका बढ़ गया, बॉन्ड नहीं बढ़ेगा, ओवरलैपिंग कमजोर होगा, और ओवरलैपिंग जैसे ही कमजोर होगा इसका मतलब ये होगा उसका बॉन्ड एनर्जी कम हो गया। तो मेरा ये कहना है कि बॉन्ड लेंथ तो उतना ही रहेगा, मतलब 2s 2p के बीच में ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 5p में हो रहा है ओवरलैपिंग। तो ऑब्वियस है इसका 5p ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या होगा, लंबाई ज़्यादा होगा, और इसका 2p में ओवरलैपिंग होगा, उसके कारण लंबाई इसका क्या होगा, कम होगा। तो इसमें हम लोग अब देख रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर है उसका रिवर्स ऑर्डर हमको बॉन्ड लेंथ का नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो इन जनरल होता है बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी के। तो इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान रखने का है कि बॉन्ड एनर्जी ज़रूर इस तरह का ऑर्डर में, लेकिन उसके बॉन्ड लेंथ की जो ऑर्डर है वो जैसा होना चाहिए वैसा ही है। ठीक है, ये आपका हो गया, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑर्बिट नंबर के। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ज़रा ई एफ। हेलोजेंस के जस्ट पहले आता है चाल्कोजेंस एंड बॉन्ड एनर्जी। चाल्कोजेंस एंड बॉन्ड एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, चाल्कोजेंस किसको बोलते हैं, 6A ग्रुप को बोलते हैं। ऑक्सीजन, चलो पहले ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन देखते हैं। ठीक है, उसके बाद सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर, उसके बाद सेलेनियम सिंगल बॉन्ड सेलेनियम, और टेलोडियम सिंगल बॉन्ड टेलोडियम। इसके विषय अगर बात करें तो जैसा कि हम लोग तुरंत थोड़ा देर पहले समझे कि नीचे से ऊपर जाने पे एन जो है वो घटता है, ऑर्बिटल का संख्या घटता है, इसलिए एक्सटेंट ओवरलैपिंग क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीजेस, बढ़ेगा, है ना, छोटा साइज होगा तो बढ़ेगा, और बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीजेस, बढ़ेगा। ठीक है, और एक जो फैक्टर हम लोग लगाए थे अभी फ्लोरीन में, वही फैक्टर इसमें भी सोच सकते हैं हम लोग क्या, कि जो इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, क्योंकि साइज छोटा है तो रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा कि इसको आ जाना चाहिए 2 के जस्ट नीचे, लेकिन आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि उसके पास इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का संख्या ज़्यादा था, 6 उसके पास इलेक्ट्रॉन था 3 लोन पेयर था, लेकिन इसके पास लोन पेयर संख्या घटा है, साइज भी एक तो बढ़ गया थोड़ा सा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या भी घट गया, जिसके कारण ये यहाँ नहीं सेट करेगा बल्कि यहाँ सेट कर जाएगा, सल्फर के जस्ट नीचे सेट करता है ऐसे, तो ये नहीं होगा सेट। तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हमको क्या मिलेगा, बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर मिलेगा वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सेलेनियम, और सबसे कम टेलोडियम, ये मिलेगा हमको। अगर हम लोग 6A में ही अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, सेलेनियम डबल बॉन्ड सेलेनियम, और टेलोडियम डबल बॉन्ड टेलोडियम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो बॉन्ड एनर्जी है ऑब्वियस है, नीचे से ऊपर जाने पे क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी जो होगा इंक्रीजेस। ठीक है, सेम तरीके से, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें सीधा बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर है कोई यहाँ पे नीचे ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, वो हमेशा सेकेंड पीरियड जो है एलिमेंट है वो फेवर करता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। ठीक है, सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर से, और फिर इसके बाद सेलेनियम डबल बॉन्ड सेलेनियम, और सबसे कम टेलोडियम डबल बॉन्ड टेलोडियम, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एफ के बाद एच एफ जी होता ना, जी, तो पिनकोजेंस मतलब पिनकोजेंस एंड बॉन्ड एनर्जी, पिनकोजेंस हम लोग बोलते हैं 5A ग्रुप को। नाइट्रोजन फॉस्फोरस की अगर बात करें हम लोग, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस की बात करें तो नीचे से ऊपर जाने पे क्या होगा चाहिए, इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा इसमें भी। जैसे रिपल्सन होगा तो ये कहाँ सेट करेगा, इसके नीचे, तो इसलिए इसका जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर जो होगा बॉन्ड एनर्जी का, वो फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस ज़्यादा होगा नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन से। और यही कारण है कि कैटिनेशन अगर पावर देखा जाए, कैटिनेशन पावर अगर इसमें चेक किया जाए नाइट्रोजन फॉस्फोरस में, तो नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है फॉस्फोरस का, मतलब फॉस्फोरस का कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी में एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर N2
N p2 में अगर हम लोग बात करें N2 और P2, मतलब N2 और P2, तो N ट्रिपल बॉन्ड N और P ट्रिपल बॉन्ड P। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो हमारा जैसे कि इसमें हम लोग देखें तो फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड, फॉस्फोरस में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा था, उस हिसाब से बच्चे सोच रहे हैं कि इधर ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है, इधर से इधर ही बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि P2 तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, अभी तुरंत हम लोग सीखे कि डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, लार्ज साइज ऑफ फॉस्फोरस एटम, फॉस्फोरस एटम का साइज बड़ा है, डज नॉट फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड, स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड, लार्ज साइज होने के कारण जो है ये स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। खैर इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट लार्ज एग्जांपल देखते हैं, कार्बन, मतलब कार्बन फैमिली में, मतलब 4A ग्रुप में, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन, कार्बन के नीचे ही आता है, तो ऑब्वियस है इस पर नीचे से ऊपर क्या होगा, इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन अब इसके पास है नहीं, तो नीचे से ऊपर जाने पे ही डायरेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि इसमें इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं होगा। जो हम लोग इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से हम लोग जो इसको नीचे लाते थे, इस पर तो होगा नहीं, क्योंकि कार्बन के पास इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन है नहीं, सीधा सीधा बॉन्ड एनर्जी ऊपर बढ़ेगा, तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा किसका होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का होगा, ठीक है। और इसी ही कारण कैटनेशन अगर प्रॉपर्टीज सोचा जाए, कैटनेशन प्रॉपर्टीज़, तो कैटनेशन प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा किसका होगा, कैटनेशन प्रॉपर्टीज़ कार्बन का ज़्यादा होगा किससे, सिलिकॉन से। इस प्रकार से ये आपका बॉन्ड एनर्जी वाला पोर्शन खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी कोवैलेंट कंपाउंड का। जैसे कि हम लोग आयनिक कंपाउंड जब पढ़े थे तो वहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी देखे थे, तो इसके बाद छोटा सा एक टॉपिक देखेंगे हम लोग, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। इसके बाद हम लोग फिर आगे देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट हमारा हेडिंग इसी में है, हेडिंग लगाए थर्मल स्टेबिलिटी, या सिंपली बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो थर्मल जो स्टेबिलिटी है, चाहे स्टेबिलिटी होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एवरेज बॉन्ड एनर्जी के, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा, अर्थात बॉन्ड एनर्जी जितना ज़्यादा होगा, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, ठीक है, और उसको तोड़ना जितना मुश्किल होगा इसका, तो वो ज़्यादा स्टेबल रहा होगा, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज बॉन्ड एनर्जी। जैसे अगर हम बात करें HF, HCl, HBr और HI, इसमें अगर हम लोग बात करें थर्मल स्टेबिलिटी का, तो नीचे से ऊपर जाने पे आपका क्या होगा, ये 1s5p है, 1s4p, 1s3p, 1s2p। नीचे से ऊपर जाने पे क्या हो रहा है आपका नीचे से ऊपर जाने पे हमारा बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटिटी नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। प्रिंसिपल क्वांटिटी नंबर डिक्रीज़ करने से एक्सटेंट ओवरलैपिंग बढ़ेगा, एक्सटेंट ओवरलैपिंग बढ़ेगा तो उसका तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा। तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं नीचे से ऊपर जाने पे बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस, इसलिए क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, नीचे से ऊपर बढ़ेगा। मतलब सबसे ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ, तो HF ज़्यादा स्टेबल होगा, HCl, फिर उसके कम HBr और सबसे कम HI, ठीक है, सबसे कम क्या होगा, HI होगा। अच्छा एक चीज़ और जैसे थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका है, HF का है, ठीक है, और सबसे कम किसका है, HI का है, ये तो ठीक है। इसके बाद अगर हम सोचिए अगर, तो जैसे थर्मल स्टेबिलिटी मतलब ये ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको हीट करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी अगर इसको हीट करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट को रेसिस्ट करेगा, मतलब आप अपने आप को तोड़ने नहीं देगा। तो अगर मान लो कि डेल्टा H1 जब हीट प्रोवाइड करते हैं तब जाकर ये टूटता है, डेल्टा H1 तो टूटेगा किसमें, HF को जब हीट करेंगे तो H2 प्लस F2 में टूटेगा, ये ध्यान रखना है आपको। और HI को जब हम लोग तोड़ेंगे तो उसी प्रकार का मान लो इसको डेल्टा H2 अगर हीट देते हैं, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी कम है तो इसका मतलब कि इसको कम एनर्जी देंगे, अर्थात मेरा ये कहना है कि डेल्टा H1 और डेल्टा H2 में डेल्टा H1 काफ़ी ज़्यादा होगा किससे, डेल्टा H2 से। जब इसको हीट करेंगे तो ये टूट कर क्या बनाएगा, H2 प्लस I2 बनाएगा, ऐसे, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम लोग हीट करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड को, ठीक है, तो हीट करने से हमारा हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन मिलता है,
जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस आयोडीन मिला, ठीक है। और यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि डेल्टा H1 काफ़ी ज़्यादा होगा, किससे, डेल्टा H2 से, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है तो हीट ज़्यादा चाहिए तोड़ने में। तो मेरा ये कहना है कि जब आप हीट करते हो तो ये ईजिली जो है हाइड्रोजन को लिबरेट कर देता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ईजी फुल हेलोजन, सॉरी नहीं हेलोजन नहीं, हाइड्रोजन में कहना चाहिए, हाइड्रोजन लिबरेशन, और जो इजिली हाइड्रोजन रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग पावर। उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि जो जितना जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज करता है, हाइड्रोजन को, है ना, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अर्थात रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करेगा। तो ईजी फुल कौन रिलीज कर रहा है, ये HI, तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग पावर होगा, मतलब इधर से इधर जाने में बढ़ेगा रिड्यूसिंग पावर, नहीं इसका सबसे कम होगा रिड्यूसिंग पावर। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है ये HF HCl HBr HI, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि सेंट्रल जो एटम है, सेंट्रल एटम, उससे हाइड्रोजन जो है ना डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, सेंट्रल एटम से डायरेक्ट जो है हाइड्रोजन जुटा हुआ है। अगर मेरा ये कहना है कि अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना है तो सेंट्रल एटम से अगर डायरेक्ट अगर हाइड्रोजन जुड़ा रहे, हाइड्रोजन कनेक्टिविटीज़ अगर हो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का रिड्यूसिंग पावर डिसाइड करना है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब आपको रिड्यूसिंग एजेंट अगर पहचानना है तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि अगर हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से डायरेक्ट जुड़ा है रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हमको पावर अगर पता करना है तो जो इजिली हाइड्रोजन को रिलीज करे, और इजिली हाइड्रोजन को रिलीज करेगा मतलब HI, तो इसका मतलब HI एक अच्छा रिड्यूसिंग पावर है, ठीक है। इस प्रकार से अभी हम लोग देखें कि अगर हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। और जो कंपाउंड, ठीक है, जिस कंपाउंड का थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा, ठीक है। और थर्मल स्टेबिलिटी कम किससे डिसाइड करते हैं, एवरेज बॉन्ड एनर्जी से। तो हम क्या किए कि हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन का बना हुआ जितने भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, S ब्लॉक और P ब्लॉक को। मैंने पढ़ाया था पीरियड टेबल में, S ब्लॉक और P ब्लॉक को एक साथ बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो S ब्लॉक और P ब्लॉक्स के हाइड्राइड्स को लेकर के, हाँ वो हाइड्राइड्स मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है ना। तो मैंने लिखा आयनिक एंड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हमने लिया फर्स्ट ए का हाइड्राइड, सेकेंड ए का हाइड्राइड, थर्ड ए का हाइड्राइड, 4 5 6 और 7, मतलब फर्स्ट ए सेकेंड ए। S ब्लॉक हो गया यहाँ से यहाँ तक आपका, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपका S ब्लॉक है। और यहाँ से थर्ड से लेकर के ये जो आपका 7 है वो आपका क्या है, P ब्लॉक है। P ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का हम लोग हाइड्राइड लिए। और अब हमको डिसाइड करना है कि किसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा, किसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा, ये सब हमको चेकआउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ए का हाइड्राइड का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो फर्स्ट ए मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम, पावर प्लस एक होता है, हाइड्राइड H पर माइनस होता है, तो फॉर्मूला XH होगा। सेकेंड ए के लिए X पे 2 प्लस होगा और H पर सिंगल माइनस होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो XH2। तीसरा के लिए SX3 हो जाएगा। चौथा 4A के लिए कार्बन 4 बन रहा था, कार्बन पे 4 प्लस, हाइड्रोजन पे सिंगल माइनस, तो XH4 हो जाएगा। 5 नाइट्रोजन के लिए XH3 हो जाएगा, XH2 हो जाएगा ऑक्सीजन वाले के लिए, और फ्लोरीन वाले के लिए XH हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग लिए। अब देखते हैं ज़रा, जैसे मेरा ये कहना है कि इसमें हम लोग को ये डिसाइड करना है कि रिड्यूसिंग पावर हमको चेकआउट करना है, रिड्यूसिंग पावर। और अभी तुरंत सीखिए कि रिड्यूसिंग जो पावर है वो रिड्यूसिंग एजेंट का प्रॉपर्टीज होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन डायरेक्ट सेंट्रल एटम से जुड़ा है। और इस सब में हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है। तो हमको करना क्या है कि पहले कि सबसे पहले तो हमको बॉन्ड एनर्जी डिसाइड करना होगा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जितना ज़्यादा होगा, है ना, वो उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही कम होगा, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे। तो मेरा ये कहना है कि नीचे से अगर ऊपर हम लोग जाते हैं, नीचे से ऊपर अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, नीचे से अगर ऊपर हम लोग जाते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाइड्रोजन सब में सेम है, तो नीचे से ऊपर इसका हो जाएगा 6 5 4 3 1 ऐसे करके, है ना। तो ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब n डिक्रीजेज। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के घटने से ओवरलैपिंग का एक्सटेंट का क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीजेस, या ऐसे लिखते हैं नीचे से ऊपर जाने पे, मतलब यहाँ पे हम लिख रहे हैं नीचे से अगर ऊपर हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n डिक्रीजेस, ठीक है, अर्थात एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, इंक्रीजेस, बढ़ेगा। तो इसलिए स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी या बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं या थर्मल स्टेबिलिटी बोल सकते हैं, क्या होगा, इंक्रीजेस, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ा। तो अभी हम लोग देखें कि रिड्यूसिंग जो पावर होता है, रिड्यूसिंग जो पावर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा थर्मल स्टेबिलिटी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से नीचे आने पे हाइड्रोजन लिबरेशन एबिलिटीज क्या होगा, इंक्रीजेस, बढ़ेगा। एज क्यों, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी घट रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग पावर जो होगा, इसलिए सब क्या होगा, रिड्यूसिंग मतलब इसलिए क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन लिबरेशन एबिलिटीज इंक्रीजेस एज बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, इसलिए सब रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इंक्रीजेस। और ये जितने भी इसमें जो आपका हाइड्राइड्स है, जितना भी ये हाइड्राइड है, ये सब का सब जो है, दे ऑल आर एक्सेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट, सारे के सारे जो हाइड्राइड्स है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के, वो सब क्या है आपके एक्सेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन 3 को छोड़ करके। HF आपका नो रिडॉक्स एजेंट, अर्थात ये ना तो ऑक्सीडाइजिंग होगा ना ही रिड्यूसिंग होगा, नो रिडॉक्स एजेंट। और वाटर और HCl जो है आपका, हमने एक्सेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट लिखा, लेकिन वाटर और HCl जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, बाकी सब क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग। इसके बाद फिर और देखते हैं, जैसे एक कंपाउंड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे HClO4, HClO3, HClO2 और HClO, ठीक है। जैसा कि ऑक्सो एसिड है तो फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O OH ऐसे होगा। इसमें Cl डबल बॉन्ड O ये OH, इसमें Cl डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसमें Cl O सिंगल बॉन्ड H, ऐसा ही रहा होगा। तो नीचे से अगर ऊपर हम लोग जाते हैं, नीचे से ऊपर, तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या, हमको इसमें चेकआउट करना है कि रिड्यूसिंग पावर क्या है, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर हमको चेक करना है, या ऑक्सीडाइजिंग जो भी हो, हमको पावर चेक करना है इसमें, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि नंबर ऑफ जो बॉन्ड है इंक्रीजेस नीचे से ऊपर जाने पे लार्जली, ठीक है। नीचे में नंबर ऑफ बॉन्ड 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें डायरेक्ट 8 है नंबर ऑफ बॉन्ड। तो नंबर ऑफ बॉन्ड अगर ज़्यादा रहेगा तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, इंक्रीजेस लार्जली, ये भी लार्जली इंक्रीजेस। और नंबर ऑफ एवरेज बॉन्ड एनर्जी अगर लार्जली इंक्रीजेस करेगा, बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ये भी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा लार्जली, क्योंकि एवरेज बॉन्ड एनर्जी अगर बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो यही कारण है कि दैट्स वाई ये सब क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और ऑक्सीडाइजिंग अगर पावर की हम लोग बात करें, ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो HClO4, HClO3, HClO2 और HClO, सबसे ज़्यादा किसमें होगा, HClO होगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करेंगे तो इधर से इधर जाने पे ऑक्सीडाइजिंग जो पावर होगा क्या होगा, इंक्रीजेस, बढ़ेगा। बट लेकिन एक चीज़ और देखो, बट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो राइट से लेफ्ट जाने पे बढ़ रहा है, इधर से इधर जाने पे बढ़ रहा है। और हम लोग कभी पढ़े थे कि ऑक्सीडाइजिंग जो पावर होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर रिडॉक्स चैप्टर में, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट अगर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। तो ये सिर्फ इकलौता एक ऐसा केस है जिसमें हम लोग एवरेज बॉन्ड एनर्जी से ही इसमें हम लोग फैसला करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि अगर ऐसा रहे कुछ
क्यों करते हैं ये है इसका रीज़न, लेकिन पहले देखते हैं इसके पहले Fe2+ और Fe++ में अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडाइजिंग पावर का, तो किसका ज़्यादा होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर? Fe++ का। अगर क्रोमियम 6+ में अगर हम लोग बात करें, क्रोमियम 6+ का ज़्यादा होगा। MnO2 और MnO4 पे सिंगल माइनस यानी +4 है, इसमें कितना है +7, तो इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका ज़्यादा होगा। SO2 और H2SO4 में अगर हम लोग बात करें तो इसमें +4 है, इसमें +6 है, तो इसका ज़्यादा होगा। अगर SN पे SN पे 4+, अगर इन दोनों में बात करें तो इसका ज़्यादा होगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Pb++ Pb4+, Pb4+ का ज़्यादा होगा। HNO2 और HNO3 में अगर हम लोग बात करें, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +5 है, तो इसका ज़्यादा होगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बट लेकिन सिर्फ एकलौता एक ऐसा केस है HClO4, HClO3 और HClO2, HClO, इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, है ना, इसमें +5 आएगा, इसमें +3 आएगा, इसमें +1 आएगा। लेकिन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बावजूद भी क्या है, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है। और दो कारण से, पहला तो एक ड्यू टू इसका सबसे कम बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होगा, कम बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होने के कारण यह एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, पहला चीज़ ये, ठीक है ना। और एक कारण है ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़, ये जो है आपका इधर से इधर जाने पे इसका ब्लीचिंग बोल सकते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स नहीं, HClO के ऐसे बारे में बोल सकते हैं। इधर से इधर जाने पे ब्लीचिंग एक्शन बोल सकते हैं, एक्शन इंक्रीजेस और ब्लीचिंग एक्शन आता है ClO से, OCl- से, ऐसे OCl- से, जो कि इसमें है। ब्लीचिंग एक्शन OCl- से आता है। आप लोग ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पढ़ेंगे CaOCl2, अर्थात CaOCl और Cl, तो ये OCl- से आता है। तो इसके पास OCl- H+ को निकालेगा OCl-, बाकी सब में नहीं है। तो इसके ब्लीचिंग एक्शन के कारण क्या है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है इसका। OCl- होने के कारण ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होता है इसका, तो जिसके कारण ये ज़्यादा होता है। खैर इसको और मैं अच्छे समझा दूंगा, लेकिन आपको बस इतना ही जानना है। अच्छा, एक चीज़ और कि कुछ बच्चे के दिमाग में ये भी होगा, सर आप ऑक्सीडाइजिंग पावर अचानक क्यों मेंशन करने लगे, इससे पहले तो रिड्यूसिंग पावर बोल रहे थे और हाइड्रोजन के बारे में बता रहे थे। तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट सेंट्रल एटम से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, इसलिए इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर को मेंशन कर रहे हैं। और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी एवरेज बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस हिसाब से देखिए कि एवरेज बॉन्ड एनर्जी लार्जली इंक्रीज कर रहा है नीचे से ऊपर जाने पे, तो इसलिए नहीं, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, है ना, स्टेबिलिटी जैसे बढ़ेगा तो इन्वर्सली हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ गया तो इजीली नहीं रिलीज करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, जैसे कि पीछे हम लोग देखे थे यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर, थर्मल स्टेबिलिटी। तो इस हिसाब से हम लोग देखें कि इस एकलौता बस ये एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग एवरेज बॉन्ड एनर्जी से फैसला लेते हैं, चाहे उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कम या ज़्यादा रहे, लेकिन सारे और ऑक्सीडाइजिंग पावर में हम लोग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज़्यादा है उसका ज़्यादा होगा। तो लास्ट में छोटा छोटा मैं वीडियो दे रहा था कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकें। ये आपका पहला पेज है, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, ये पांचवा पेज और ये आपका लास्ट पेज, छठा पेज है।